अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमने करनी है। बेटा मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होता है उसमें एक्सरसाइज से यानी मश्क से एमसीक्यूज भी आते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो इसलिए बेटा आप केमिस्ट्री की एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। आज इस वीडियो में बेटा हम एमसीक्यूज करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वीडियोस अलग बनाई हैं हमने इसीलिए ताकि आपको समझ आए। ये उर्दू मीडियम की वीडियो है और इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। बाकी भी तमाम के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। बेटा आप इनकी प्ले लिस्ट में जाके बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको ये लेक्चर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की मश्क करने जा रहे हैं और मश्क में इस लेक्चर में हम लोग हिस्सा मारूजी करेंगे। आप लोग जानते हैं हिस्सा मारूजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप लोगों को जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से जो एक को दुरुस्त साबित करना होता है, दुरुस्त लिखना होता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। आप लोग, ये कोई नई बात नहीं है मारूजी हिस्सा हल करना, लेकिन इसमें छोटी सी बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी हिस्सा मारूजी हल करने लगे सबसे पहला काम आपने करना है कि जो सवाल है उसे 1-2 बार पढ़ना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि सवाल आपने पढ़ा है और आपको याद आ जाए कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, चुप करके टिक लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता, सवाल तब्दील भी हो सकता है। समझ आ गई? उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी आ सकता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले 1 या 2 बार सवाल को पढ़ लेना है। सवाल जब आपको समझ आ जाए उसके बाद क्या करना है, ये नहीं है कि पहला ऑप्शन आपको दुरुस्त लग रहा है उसको ही टिक कर दें। ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। इस तरह आपके हो सकता है जवाब ठीक भी हो जाए, लेकिन ये भी चांसेस हो सकते हैं कि जवाब आप गलत पर भी टिक लगा सकते हैं। जैसा कि मिसाल मैं आपको दूं कि पहला ऑप्शन ठीक है, आपने टिक लगा दिया, लेकिन जब दूसरा देखा वो भी दुरुस्त था, जब तीसरा देखा वो भी दुरुस्त था, और जो चौथा ऑप्शन उस पर लिखा हुआ था कि मंदरजा बाला तमाम, यानी कि सारे दुरुस्त हैं। अब ऑप्शन आपने टिक करना था, कौन सा ऑप्शन आपने टिक करना था? दाल वाला, कि सारे ठीक हैं, लेकिन आपने पहले कोई दुरुस्त समझ कर टिक लगा दिया, आगे पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरह आप सवाल जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए। तो इस तरह 2 बातें ध्यान में रखनी है हमेशा मारूजी हिस्सा हल करने के लिए कि पहले नंबर पर सवाल को गौर से देखना है, दूसरे नंबर पर चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उनमें से जो आपको सबसे दुरुस्त सबसे सही लगे उसको टिक कर देना है। ये छोटी सी बात है। तो स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले के साथ ही हम ये हल करते हैं एमसीक्यूज। और आप लोगों को एक और बात भी मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज हैं बाकी सबकों के निस्बत ये निहायत आसान है। इनमें कोई मुश्किल बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात, समझने वाली बात, बहुत ज़्यादा कोई गहराई वाली बात नहीं है। इसमें आसान आसान सी बातें हैं और ये एमसीक्यूज भी आसान है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा भी सही, उसी फार्मूले से हम हल भी करेंगे और छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बताता जाऊंगा और इंशाल्लाह ये आपको याद भी होते जाएंगे। एक बार जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे, फिर जैसे ही आप रिवाइज़ करेंगे बुक से, जब आपके टेस्ट होंगे, जब भी आपके पेपर होंगे, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं और आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जब पिघले हुए कॉपर और पिघले हुए जिंक को मिलाया जाता है तो ब्रॉस नाम की नई शय बनती है। बताएं कि इसमें कॉपर और जिंक के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड वजूद में आएगा। स्टूडेंट्स, ये देखें वो क्या पूछ रहा है, आप लोगों ने सवाल पर गौर करना है। सवाल में वो पूछ रहा है कि जब पिघले हुए कॉपर और पिघले हुए जिंक को मिलाया जाता है। ये 2 बातें स्टूडेंट्स। तो पिघला हुआ कॉपर और पिघला हुआ जिंक क्या है स्टूडेंट्स? ये मेटल्स हैं, दोनों धातें हैं। आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, और दोनों अगर पिघले हुए हैं तो एक दूसरे में मिल भी सकते हैं। और दूसरी बात, जब मिलेंगे तो क्या चीज़ बनेगी? तो इनसे ब्रॉस बनेगा। स्टूडेंट्स, ब्रॉस क्या होता है? ब्रॉस एक एलॉय है। एलॉय आप लोग ने पढ़ा है, एलॉय क्या होता है? जब दो मेटल पिघली हालत में उसके मिलते हैं तो नई चीज़ बना देते हैं, नई शय को, नई चीज़ को हम एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रॉस है उसका नाम है, जो किससे बनता है? कॉपर और जिंक के मिलने से। दोनों पिघली हालत में थे, मिल गया तो इनसे ब्रॉस बन गया। स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ नहीं पढ़नी कि एलॉय क्या है, ब्रॉस कैसे बना। हमने सिर्फ जो चीज़ बतानी है, जो पूछ रहा है वो ये है कि इसमें कॉपर और जिंक के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड वजूद में आएगा, कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है, हमने ये बताना है कॉपर और जिंक के दरमियान। स्टूडेंट्स, दोनों मेटल से, दोनों धाते हैं, तो हम देखेंगे ऑप्शन वो क्या दे रहा है। तो पहला ऑप्शन वो दे रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो कि एक एटम के पास होता है, वो शेयर करवाता है दूसरे एटम के साथ।
यानी कि दोनों में वो बाहमी शेयर हो रहा होता है, लेकिन होता वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो एक ही एटम का है। समझ आ गई? तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जाएंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मुकम्मल ट्रांसफर होता है, यानी कि मुकम्मल मुंतकिली होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम देखते हैं कॉपर और जिंक में, तो यहाँ पर आयन्स की भी मुंतकिली, इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली नहीं हो रही, तो यही ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसके बाद देखें कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बाहमी इश्तराक होता है, यानी कि दोनों एटम बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, या दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद दोनों में क्या होगी, बराबर होगी, बाहमी इश्तराक होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो जो दुरुस्त ऑप्शन हमें बच रहा है, जो दुरुस्त ऑप्शन हमें समझ आ रहा है, वो है मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं और जब मेटल्स मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मेटालिक बॉन्ड है। अब देखिए हमने चारों ऑप्शन पढ़े हैं, फिर हमें पता चला है कि जो दुरुस्त ऑप्शन था वो क्या था, वो मेटालिक बॉन्ड था। इसलिए आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, इसमें तकरीबन एक एमसीक्यू पे 1 मिनट या इससे कुछ ज़्यादा का टाइम होता है, तो आप लोग इसमें आसानी से हल कर सकते हैं इसी फार्मूले के साथ। समझ आ गई? स्टूडेंट इसमें देखें दूसरा सवाल क्या है, दूसरा कि कौन सा एलिमेंट तीनों यानी कि आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। स्टूडेंट दोबारा से अब देखें, हम सवाल गौर से पढ़ेंगे। कौन सा एलिमेंट, हमने एलिमेंट बताना है, क्या करता है जिसमें तीनों बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स अभी मैंने तीनों बॉन्ड बताए हैं कि आयनिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली होती है मुकम्मल तौर पर, कोवेलेंट वो होता है जिसमें बाहमी इश्तराक होता है, यानी कि बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है एक एटम का है, लेकिन शेयर दोनों के दरमियान होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, वो अपने पास भी रखेगा, दूसरे के साथ भी शेयर करवाएगा। ये आपने सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, इसको ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ सिर्फ यहाँ पर ये मारूदी हिस्सा करना है। तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर पूछ रहा है कि एलिमेंट हमने बताना है जिसमें ये सलाहियत हो कि तीनों बॉन्ड बना सके, आयनिक भी, कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्बन। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ आ गई? ज़्यादातर जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अच्छा, कार्बन में आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन पे चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से ये दुरुस्त नहीं होगा। हमने देखने है कि तीनों ऑप्शन हो। इसके बाद है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दुरुस्त है। ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, सही है। लेकिन जो है ऑक्सीजन, यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादातर ऑक्सीजन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता कॉमन आमतौर पर, इस वजह से ऑक्सीजन इसमें नहीं आ रहा। स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन नहीं आ रहा तो फिर कौन सी चीज़ आ सकती है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में स्टूडेंट्स देखें, मैग्नीशियम में क्या चीज़ है, मैग्नीशियम में चार्ज होता है, यानी कि 2+ इसका चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन भी स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, सिलिकॉन जो है वो तीनों बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिलिकॉन क्या करता है, स्टूडेंट्स हम अपने दूसरे एमसीक्यू की तरफ, दूसरे मारूदी सवाल की तरफ चलते हैं। तो वो पूछता है कि कौन सा एलिमेंट्स तीनों यानी कि आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने सवाल को दोबारा से गौर से समझें कि क्या कह रहा है, कि हमने एलिमेंट्स बताना है कि कौन सा एलिमेंट क्या करे जो आयनिक बॉन्ड भी बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए। जो ऑप्शन उसने दिए हैं इसमें से हमने देखना है। आप लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया, आप लोग चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है। इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो एक ही एटम का होता है, लेकिन वो शेयर दो के दरमियान हो रहा होता है। इसी तरह जो कोवेलेंट होता है उसमें बाहमी इश्तराक होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन में से, तो हम देखते हैं कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, मैग्नीशियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन है ये ज़्यादातर क्या बनाता है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें तीनों बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, और इसके अलावा ये आयनिक बॉन्ड यानी कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल भी कर सकता है। समझ आ गए? तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, किसी एक को पहले से सिलेक्ट नहीं कर देना, चारों देखने और चारों में से जो सबसे ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आए। वैसे सिलिकॉन को भी अगर हम देखें तो इसमें ये लग सकता है कि ये दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अगर हम सिलिकॉन के मुकाबले में ऑक्सीजन को देखें तो ये ज़्यादा दुरुस्त है, इसी वजह से हम ऑक्सीजन को ही सिलेक्ट करेंगे, सिलिकॉन की तरफ नहीं जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर पानी क्यों माया है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों गैस है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के फार्मूलाज लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, पानी की और दूसरा क्या चीज़ है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पानी का फार्मूला है और दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, H2O ये पानी है और H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब स्टूडेंट्स वो सवाल ये पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पर, आम दर्जा हरारत पर जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, माया हालत में होता है जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस हालत में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, गैसीय हालत में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखें फार्मूला दोनों का सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है, दोनों का ग्रुप एक ही है ऑक्सीजन और सल्फर का। लेकिन फ़र्क क्यों आ रहा है ऑक्सीजन और सल्फर में, यानी कि H2O हो तो वो माया बन जाता है, H2S हो तो वो गैस बन जाता है। तो हम दोबारा से हम ऑप्शन की तरफ आएंगे। पहला ऑप्शन ये है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सल्फर से बहुत छोटा है, ये वजह हो सकती है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप में ऊपर आता है और सल्फर नीचे आता है, तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं ऊपर जो होती है चीज़ उसका साइज़ छोटा होता है एलिमेंट का, नीचे साइज़ बढ़ता जाता है, तो ऑक्सीजन का साइज़ कम होने की वजह से ये हो सकता है। दूसरे नंबर पर वो कहता है क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है और इसके मालिक्यूल के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं, यानी कि पानी के अंदर क्या होती है आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तीसरे नंबर पर क्योंकि पानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हल्का है, और चौथे नंबर पर वो कह रहा है क्योंकि पानी आसानी से मुंजमद होकर बर्फ़ बना देता है। स्टूडेंट्स जो आखिरी 2 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम देखते हैं कि पहले और दूसरे ऑप्शन में कौन सी बात सही है। कि पहले में देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सल्फर से बहुत छोटा है, और दूसरे में देखें मालिक्यूल के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि पानी के अंदर आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मजबूत कुव्वत है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कहते हैं कि सबसे जो ताकतवर फोर्सेज हैं वो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, पानी के अंदर पाई जाती है। इस वजह से जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, माया होता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन बे होगा ये दुरुस्त होगा, यानी कि पानी एक पोलर कंपाउंड है और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वतें मौजूद होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सवाल, तो ये है दर्ज झैल में से कौन सा बॉन्ड सबसे कमज़ोर तस्वर होता है। समझ आ गई? सबसे कमज़ोर तस्वर कौन सा बॉन्ड होता है ये हमने देखना है। अब यहाँ पर है पहले नंबर पर कार्बन कार्बन, दूसरे नंबर पर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, फिर है फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान, या आप चारों के दरमियान देखें तो सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सब के दरमियान जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है। अब कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। क्लोरीन क्लोरीन के आप जानते हैं कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है उसमें, ये भी अपने आप को दूसरे एलिमेंट के साथ, क्लोरीन के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनवाता है। ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉन पेयर बच जाते हैं। ऑक्सीजन पर आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ तो इसके पास लॉन पेयर बच जाते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, रिपल्जन करते हैं, यानी कि इसको दूर धकेलते हैं। और इस तरह जो फ्लोरीन और फ्लोरीन है इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि दूर धकेलने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के दोनों एटम के ऊपर एक तो बॉन्ड बन जाता है, लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर इन चारों में से हम देखें
इन चारों में से हमने क्योंकि सेलेक्ट करना है, तो इन चारों में से जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड है वो है ऑक्सीजन का। तो इस वजह से हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो जीम होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। वजह मैंने बता दिया, क्योंकि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसकी वजह से ये एक दूसरे को ज़्यादा दूर धकेलते हैं, इस वजह से ये इनका जो बॉन्ड बना होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है इन चारों में से। समझ आ गई? इसके बाद स्टूडेंट्स, कार्बन की कौन सी फॉर्म को लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट आमतौर पर किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, जैसे हम कहते हैं, इस्तेमाल होती है। तो कार्बन, ये सारी फॉर्म्स कार्बन की हैं। जैसे कोयला भी कार्बन होता है, हीरा भी कार्बन होता है, जिसे डायमंड इंग्लिश में कहते हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, चारकोल भी कार्बन होता है। अब कोयला आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर, तो ये कार्बन किस्म है। हीरा भी देखा होगा। ये अब दोनों चीज़ें जो है लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी कि किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, किसी चीज़ के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए कोयला या हीरा इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसके बाद ग्रेफाइट और चारकोल में हम देखें तो जो ग्रेफाइट है ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट पे लेयर्स बनी हुई होती हैं। ये एक ऐसी कार्बन की फॉर्म है जिसको हम एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल को भी नहीं कर सकते, ये माया हालत में पाया जाता है। तो इसी वजह से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसी फॉर्म है कार्बन की, ऐसी हालत है होगा, ये कार्बन, ये चारों कार्बन ही हैं, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन ऐसी हालत में होता है कि ये एज अ लुब्रिकेंट, चीज़ों की रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किया क्यों जा सकता है? क्योंकि इसमें लेयर्स ऐसी होती हैं कि ये तह बतह मौजूद होता है ग्रेफाइट, तो इस वजह से ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, मालिक्यूल के दरमियान कशिश की कुव्वतों को मजबूती के मद्देनजर रखकर बताएं कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। समझ आ गई? तो इसके में हम देखेंगे कि जो कशिश की कुव्वतें होती हैं, इंटरमालिकुलर फोर्सेस मालिक्यूल के दरमियान, वो सबसे जो ताकतवर फोर्सेस कौन से होते हैं? आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक जो डाइपोल डाइपोल होती है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो सबसे ताकतवर कौन सी होती है, आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट, इसमें से देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो सकती है? H2S, इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, H2O में भी मौजूद है, HF में भी, NH3 में भी, लेकिन सब में हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में होती है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सबसे ताकतवर फोर्सेज है और ये पानी में मौजूद होती है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जहाँ पर पानी ही होगा, H2 होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो यहाँ पर इन चारों में से जो इसकी कशिश की कुव्वतें हैं वो सबसे ताकतवर होंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला सवाल है, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? स्टूडेंट्स, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। इसको हम देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। ये ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसके बाद सोडियम, इसके बाद पोटाशियम और रुबिडियम। स्टूडेंट्स, ये सवाल दो तरह आ सकता है कि इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा या सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, मैं सबसे कम का भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखें कि जब मेटल्स मौजूद होते हैं, ऊपर से नीचे हम ग्रुप्स में आए, तो इनका साइज़ क्या होता है? ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इन पर जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे हम आए तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। यानी कि ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होगा और जो नीचे होगा ग्रुप में उसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लिथियम है ये सबसे ऊपर होता है, तो लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है लिथियम। इसके बाद इससे कम सोडियम का होगा, उससे कम पोटाशियम का और उससे कम रुबिडियम। यानी कि इनमें सबसे जो कम होगा वो रुबिडियम का होगा। अगर तो MCQ इस तरह आए कि सबसे ज़्यादा किसका है तो आपने लिथियम सेलेक्ट करना है, अगर आए कि सबसे कम किसका है तो आपने रुबिडियम सेलेक्ट करना है। समझ आ गई? इसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा MCQ है, किस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? अब स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड का, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हैं। तो इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं कि जिसमें जो है इंटरमालिकुलर फोर्सेस, जिसमें जो बॉन्ड्स हैं वो ताकतवर हों, और दूसरा उसका साइज़ सबसे कम हो, यानी कि साइज़ छोटा हो और उसके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हों, ताकतवर हों। तो यहाँ हम देखते हैं इन चारों में से NaCl, KCl, LiCl और RbCl, सबके दरमियान आयनिक बॉन्ड तो मौजूद है, लेकिन जो सबसे छोटा साइज़ है वो NaCl का है और सबसे जो ताकतवर बॉन्ड है वो भी इसी में मौजूद है। इस वजह से हमारी दो बातें NaCl में पूरी हो रही हैं, यानी कि साइज़ भी इसका कम है और जो बॉन्ड है वो भी इसका ताकतवर है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और उसका जो बॉन्ड है वो मजबूत होना चाहिए। इस वजह से NaCl इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट है,
किस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो कंपाउंड चारों दिए गए, हमने देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद हो और आयनिक बॉन्ड भी मौजूद हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं, पहले नंबर पर है MgCl2। Mg पर आप लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर सिर्फ आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट नहीं है। यहाँ पर देखें NH4Cl, NH4 को देखें, अब इस पर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जब इस पर फिर चार्ज आ जाता है तो ये क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो है क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसमें दोनों बातें पूरी आ रही हैं। लेकिन हम अगले दो को भी देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम चारों ऑप्शन पहले देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट CaO, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान, और इसके बाद PCl3 है, इसमें भी सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है। तो हमने जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों बॉन्ड हो। तो दोनों बॉन्ड के लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है NH4Cl, यानी कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है और इसमें आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है। हम देखते हैं अपना आखिरी MCQ, आखिरी मारूदी सवाल में वो क्या पूछा है। वो ये कहता है कि दर्ज झैल में से किस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। नीचे उसने चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें देखना है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस में है। इथेन, मीथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। स्टूडेंट ये जो आगे डायग्राम, ये जो शक्लें बनी हुई हैं, ये मैंने खुद से बनाई हैं। सवाल में ऐसी चीज़ें नहीं होती, सवाल में सिर्फ नाम ही होंगे, इथेन, मीथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दी हैं ताकि आप लोग याद भी कर लें और यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इथेन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ये है, इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने ब्लू बॉन्ड बनाए हैं ये कार्बन और कार्बन के दरमियान है, जितने भी ऑप्शन में मैंने बनाए हैं। और ये जो रेड हैं, रेड ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखे, इस तरह फिर वो ओवर हो जाता है और यहाँ पर मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पर भी रेड बॉन्ड है, इससे मुराद है कार्बन के दूसरी साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर देखें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, बाकी कार्बन जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इस साइड पे भी देखें कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और दूसरे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ ये फार्मूला होता है इथेन का, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। दूसरे नंबर पे देखें स्टूडेंट्स मीथेन, मीथेन में एक ही कार्बन होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन। ये मैंने जो रेड बॉन्ड बनाए हैं इससे मुराद हाइड्रोजन है। तो चारों तरफ कार्बन के क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इथाइलिन, इथाइलिन में देखें स्टूडेंट्स कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ये देखें। और कार्बन ने जब 4 की वैलेंसी पूरी करनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये देखें कार्बन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हैं जो मैंने नीले लिखे हैं, और जो ये दो सुर्ख बॉन्ड हैं, रेड बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ हैं। इसी तरह इस कार्बन के भी देखें 2 बॉन्ड कार्बन के साथ और 2 ये जो हैं हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ये आपने फार्मूलाज जो हैं बुक में पीछे चैप्टर में सारे पढ़े हुए हैं। इस पर ये देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसके बाद एसिटाइलिन देखें, इसमें स्टूडेंट्स कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो यहाँ वैलेंसी कैसे पूरी होगी, 3 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना लिए, चौथा बॉन्ड रेड वाला हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए, चौथा हाइड्रोजन के साथ। तो ये मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं, बाकी ये आपके पेपर में इसी तरह नहीं होंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है, आप नोट कर लें, बुक से भी आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है। दर्ज झैल में से आप लोग क्या कर सकते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकते हैं जब आपको इस फार्मूला आते ऑप्शन दिए गए। जब आपको फार्मूला नहीं आते, मैंने बताया है ये खुद ही बनाए नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ से नाम लिख जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा, कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है इथाइलिन। इसी में कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल, क्योंकि इथेन और मीथेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इथाइलिन में ट्रिपल है। तो जो डबल बॉन्ड है वो किस में आ रहा है, वो इथाइलिन में आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा इथाइलिन। समझ आ गई। तो यहाँ पर जो है हमारे MCQs इस चैप्टर के मुकम्मल हो गए, इसका मरूज़ी मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछले दोनों चैप्टर्स के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप लोग उनको देखना चाहें, वो हल करना चाहें, याद करना चाहें तो आप लोग उन लेक्चर से देख सकते हैं। बाकी इस MCQs में
किसी में भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फीडबैक भी अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन के लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।